इस वीडियो में हम रिएक्शन काइनेटिक चैप्टर जो कि आपकी फ़र्स्ट ईयर की बुक में है उसमें से एमडी कैट के पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन का, उसमें से क्वेश्चन 1 है, द रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयन कैन बी स्टडीड बाय मेथड, डायलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड या ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। तो वो ये कह रहा है कि आपने रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना है आयन्स की बेस पे। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कौन सा मेथड होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। इसके अलावा बाकी जो मेथड लिखे हुए हैं, जिस तरह से अल्फ़ा के अंदर डायलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है, उसके अंदर आप चेंज इन वॉल्यूम की बेस पे रेट ऑफ रिएक्शन को देख रहे होते हैं। इसी तरह से रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड है या रिफ्रैक्टोमेट्री इसको कहा जाता है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितना चेंज आ रहा है, उस चेंज की बेस पे आप रेट ऑफ रिएक्शन को देखेंगे। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये आपने देख लिया, इसके अंदर आयन्स इन्वॉल्व होते हैं। और डेल्टा के अंदर ऑप्टिकल रोटेशन मेथड है। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड में क्या देखना होता है कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को कितना रोटेट कर रहा है। तो ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं। और क्वेश्चन के अंदर उसने आयन्स के हवाले से बात की, तो करेक्ट ऑप्शन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड होगा। क्वेश्चन 2 है, द रिएक्शन रेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज अल्फा ऑप्शन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, बीटा कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज, चार्ली द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंजेस, या फिर डेल्टा टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है कि जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। अब जितनी रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, उतना जल्दी वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन कम होती चली जाती है, उतना रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होता चला जाता है। रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के अंदर जो कन्वर्जन है वो स्लो डाउन या डिक्रीज़ हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा ऑप्शन करेक्ट होगी कि कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज ड्यू टू विच रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन डिक्रीजेज। क्वेश्चन 3 है, इफ़ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन अब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड रेडिएशंस, then the rate of chemical reaction can best be measured by which one of the following method, chemical method, spectrometry, graphical method या differential method। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बीटा होगी, स्पेक्ट्रोमेट्री। अब स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर क्या आप देख रहे होते हैं, इसके अंदर आप लाइट और मैटर का इंट्रैक्शन देख रहे होते हैं। क्या इंट्रैक्शन होगा कि कोई भी सब्सटेंस, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वो लाइट को कितना अब्जॉर्ब कर रहा है या कितना ट्रांसमिट कर रहा है, वो तमाम चीज़ें इस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर देखी जाती हैं। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स लाइट को, यूवी विजिबल लाइट को या इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर सकते हो, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टॉपिक में से क्वेश्चन 5 है, द रेट इक्वेशन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली फॉर दिस रिएक्शन। नीचे आपको रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का वाटर के साथ गिवन है और उसके नतीजे में अल्कोहल और HBr की प्रोडक्शन होती है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट्स को देखें तो अल्काइल हैलाइड का वाटर के साथ रिएक्शन है। अब वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, ये एक्सेस के अंदर मौजूद है। तो आपने याद रखना है कि जब भी किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स के अंदर कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस के अंदर मौजूद हो, तो उसको आपने रेट इक्वेशन के अंदर नहीं लिखना होता। और इसके अलावा उस रिएक्शन को जिसके अंदर वो रिएक्टेंट एक्सेस के अंदर मौजूद होता है, उस रिएक्शन के ऑर्डर को सीडो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। अब वो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा या सीडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, वो डिपेंड करता है कि दूसरा रिएक्टेंट जिसको आप रेट इक्वेशन के अंदर लिख रहे होते हैं उसके ऊपर, उसकी एक्सपोनेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। अब यहाँ पे आप रेट इक्वेशन देखें तो ये आपके सामने उसने दे दी। इसके अंदर आपको वाटर की कंसंट्रेशन नज़र नहीं आ रही, वो मैंने आपको बता दिया कि जो चीज़ एक्सेस में होगी उसको आपने यहाँ पे नहीं लिखना, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ यहाँ पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो आपको गिवन है वो उसने इस रेट इक्वेशन के अंदर लिख दिया है। अब इसके एक्सपोनेंट्स के अंदर देखें, इसकी पावर के अंदर देखें तो कंसनट्रेशन की पावर में आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे 1 होगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और कौन सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि एक रिएक्टेंट इसमें एक्सेस के अंदर था। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बीटा होगी कि सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बाकी ये एमसीक्यूज़ आपकी बुक से ही उठाया गया है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी बुक के अंदर गिवन है, उसी तरह से ये आपके सामने टर्शियल अल्काइल हैलाइड है और वाटर के साथ इसका रिएक्शन है और उसके नतीजे में ये अल्कोहल बन रहा है और उसके साथ HBr की प्रोडक्शन हो रही है। और नीचे रेट इक्वेशन लिखी हुई है, उसके अंदर आप देखें तो उसमें सिर्फ आपको अल्काइल हैलाइड की कंसनट्रेशन नज़र आ रही है, वाटर यहाँ पे उसने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, वो कहता है कि ये रिएक्शन इंडिपेंडेंट है कंसनट्रेशन ऑफ वाटर से, क्योंकि वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है या एक्सेस के अंदर मौजूद है, इसलिए आपने उसको यहाँ पे काउंट नहीं किया। तो इस तरह के रिएक्शन को कहता है सीडो ऑर्डर रिएक्शन या सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे इसको कहा जाएगा क्योंकि अल्काइल हैलाइड की पावर के अंदर 1 है। बाकी ये याद रखिएगा कि जहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस हो रही होगी, जिस तरह से यहाँ पे हो रही थी या कहीं और भी आपको क्वेश्चन गिवन हो और उसके अंदर हाइड्रोलिसिस हो रही हो, यानी वाटर के साथ रिएक्शन आपको नज़र आ रहा हो, तो वो सीडो ऑर्डर रिएक्शन ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि वाटर एक्सेस के अंदर होगा, सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। तो हाइड्रोलिसिस के रिएक्शंस को
उसके ऑर्डर को सीडो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, इन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बीटा टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, चार्ली कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डेल्टा सरफेस एरिया ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको रेट इक्वेशन नज़र आ रही है, R इज़ इक्वल टू के यहाँ पे आपको पता है कांस्टेंट होता है और A कंसनट्रेशन है किसी भी सब्सटेंस की। वैसे ही मैंने फ़र्ज़ करके लिखा है यहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट होगा A जिसकी कंसनट्रेशन यहाँ पे आप लिखेंगे और उसकी पावर में ज़ीरो है। इसका क्या मतलब है कि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब किसी भी चीज़ के ऊपर ज़ीरो लिखा होने का क्या मतलब है कि आप उसको मैथमेटिक्स में 1 के इक्वल लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे A की कंसनट्रेशन आप जितनी मर्ज़ी ले लें, 100 ले लें, 1000 ले लें, लाख ले लें, जितनी मर्ज़ी कंसनट्रेशन हो, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ऊपर ज़ीरो लिखा हुआ है पावर के अंदर, तो ये जितनी मर्ज़ी कंसनट्रेशन होगी यहाँ पे 1 नहीं आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रेट कंसनट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। जितनी मर्ज़ी कंसनट्रेशन ले लें उससे रेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 1 नहीं रहेगा। और ये भी याद रखिएगा कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रेट और ये जो कांस्टेंट के है ये इक्वल हो जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चार्ली होगी कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होता है। वहाँ पे जो मैंने ए लिखा हुआ था इक्वेशन के अंदर, वो ए कोई भी रिएक्टेंट था तो उसकी जितनी मर्ज़ी कंसनट्रेशन हो उससे ये रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट होगा। क्वेश्चन 7 में आपको रिएक्शन गिवन है और क्या पूछता है, द रेट इक्वेशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़। तो उसने फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वेशन पूछी है। तो यहाँ पे रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में रिएक्टेंट कौन से होंगे, ये वाले होंगे। तो आपने इन रिएक्टेंट्स को रेट इक्वेशन के अंदर इनकी कंसनट्रेशन को लिखना होता है और अगर इनकी पावर्स बन रही हों तो उनकी पावर्स को भी आपने लिखना होता है। किस तरह से लिखना होता है कि रिएक्टेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक आपको ये कंपाउंड नज़र आ रहा है, एक ही आपको ऑक्सीजन नज़र आ रही है। तो आपने इस NO को और ऑक्सीजन को ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। और ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, ये कंसनट्रेशन को शो कर रही होती है। इसके अलावा ब्रैकेट के ऊपर आपने पावर लिखनी होती है और वो किस तरह से, वो जितने आपको यहाँ पे मोल्स गिवन हो, जिस तरह से यहाँ पे NO के 2 मोल्स आपको नज़र आ रहे हैं तो NO यहाँ पे आपने लिखा तो उसके ऊपर आपने 2 लिख दिया उसकी पावर में। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का साथ आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब यहाँ पे 1 मोल होगा। तो यहाँ पे आप 1 लिखें या ना लिखें, वो नाउन होता है कि जहाँ पे कुछ नज़र ना आ रहा हो वहाँ पे आप 1 लिखते हैं। तो ये वाले रिएक्टेंट बीटा के अंदर ये आपको नज़र आ रहे हैं कि रेट इज़ इक्वल टू के, ये के लिखना ज़रूरी होता है, कांस्टेंट है। और बाकी आपने रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन और उनकी पावर्स लिखनी। तो करेक्ट ऑप्शन बीटा होगी। क्वेश्चन 8 है, व्हेन द चेंज इन कंसनट्रेशन इज 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड टाइम फॉर दैट चेंज इज़ 10 सेकेंड्स, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। तो क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने का फार्मूला आपको पता है, आपकी बुक के अंदर गिवन है। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्वेश्चन के अंदर आपको चेंज इन कंसनट्रेशन कितनी गिवन है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 और टाइम कितना गिवन है 10 सेकेंड। तो उसको आपने यहाँ पे पुट कर दिया, ये आपको चेंज इन कंसनट्रेशन नज़र आ रही है, ये आपको टाइम नज़र आ रहा है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। बाकी आप यूनिट्स को देख लें, यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है और ये सेकंड वहाँ पे नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो पर सेकंड हो जाएगा। यूनिट्स क्या बनेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो अब आपने ऑप्शंस में देखना है कि कहाँ पे आपको 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 नज़र आ रहा है। गौर करें तो डेल्टा ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 और यूनिट्स भी वही आपको नज़र आ रहे हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा होगी। क्वेश्चन 9 में आपको रिएक्शन गिवन है और क्या कहता है, इफ़ द रिएक्टेंट B इज़ इन एक्सेस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A इन गिवन रेट लॉ। आगे आपको रेट इक्वेशन दी हुई है। अब रिएक्शन पे गौर करें तो रिएक्टेंट्स के अंदर आपको 2A + B नज़र आ रहा है और B के हवाले से कहता है कि एक्सेस के अंदर मौजूद है। याद रखिएगा किसी भी रिएक्शन में अगर कोई रिएक्टेंट एक्सेस के अंदर मौजूद हो उस रिएक्शन को सीडो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। और इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन से जो कि एक्सेस में है उससे इंडिपेंडेंट होता है। जिस तरह से यहाँ पे B एक्सेस के अंदर है तो रेट ऑफ रिएक्शन B की कंसनट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा और अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर रेट इक्वेशन में उस B को लिखने की ज़रूरत भी, या जो भी रिएक्टेंट एक्सेस के अंदर हो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे नीचे आपको रेट इक्वेशन गिवन है और इसमें लिखा हुआ है कि रेट इज़ इक्वल टू के का आपको पता है कि ये रेट कांस्टेंट है। आगे ए की पावर 2 लिखी हुई है तो ये भी आपको पता है कि रिएक्शन में आप गौर करें तो 2A लिखा हुआ है, यानी A जो भी सब्सटेंस है उसके 2 मोल्स हैं। तो आपने जितने भी मोल्स हों जब आपने रेट इक्वेशन लिखनी है तो आपने उनको उसकी पावर के अंदर लिख देना होता है। जिस तरह यहाँ पे A के साथ 2 लिखा हुआ है तो आपने रेट इक्वेशन में A की कंसनट्रेशन की पावर के अंदर 2 लिख दिया। इस तरह B का उसने बता दिया कि एक्सेस के अंदर है तो इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी उसने क्वेश्चन के अंदर भी बता दिया
कि आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसका आपको पता है कि ये जो रेट इक्वेशन आप सबसे पहले लिखते हैं, और रेट इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर होती है उसके सम को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे वैसे भी आपको एक की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन है और वो ए है, और उसकी पावर आप देखें तो 2 है, तो जब पावर 2 है तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। इस तरह अगर इसकी पावर 1 होती तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता, या अगर बी एक्सेस के अंदर ना होता तो उसके ऊपर कोई भी पावर होती तो उस पावर का और ए के ऊपर जितनी पावर होती उसका हम सम कर लेते, तो वो जितना भी टोटल आता वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता। मैक्सिमम जो ऑर्डर रिएक्शन का होता है वो 3 तक होता है। फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर हो सकता है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर बी वैसे एक्सेस में था, रेट ऑफ रिएक्शन उससे इंडिपेंडेंट हो गया, ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ए की पावर कितनी है 2 है, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। वैसे ओवरऑल रिएक्शन की बात की जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर रिएक्शन के रिएक्टेंट में से कोई रिएक्टेंट एक्सेस के अंदर हो तो वो सीडो ऑर्डर रिएक्शन होता है, और यहाँ पे ए की पावर 2 है तो ये सीडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता। लेकिन उसका ऑप्शन चूँकि गिवन नहीं है, और वैसे भी उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दिया कि आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए की पावर 2 है तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्वेश्चन 10 है यूनिट्स ऑफ के इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़। तो यहाँ पे मैंने एक सपोज रेट इक्वेशन लिख दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, R इज़ इक्वल टू के आपको पता है रेट कांस्टेंट है, और एक कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है किसी भी रिएक्शन के अंदर। एक सपोज मैंने लिख दिया है कि कोई भी सब्सटेंस ए है एज अ रिएक्टेंट, और उसकी पावर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब 1 होगी, तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ये इक्वेशन शो कर रही है। अब हमने क्वेश्चन के अंदर क्या देखा कि वो पूछ रहा था कि के का आप यूनिट्स बताएं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में। तो अब आप यहाँ पे के को अलग कर लें और बाकी ए वहाँ पे आर के नीचे चला गया, आर ओवर ए की कंसंट्रेशन। अब आप इनके यूनिट्स पुट कर दें। आर का क्या यूनिट होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, और किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को आप किस यूनिट के अंदर ले रहे होते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब आपने ये इनकी जगह लिख दिया तो ये कैंसिल हो गया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और बाकी पर सेकंड बच गया, तो पर सेकंड यहाँ पे के का यूनिट होगा। इस तरह से आप ड्राइव भी कर सकते हैं। वैसे आप याद रखना चाहें तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पर सेकंड होता है के का यूनिट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड होता है, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड होता है। या आप ड्राइव करना चाहें तो ड्राइव भी कर सकते हैं, यही यूनिट्स आपको मिल जाएंगे। तो अब क्वेश्चन में उसने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के का यूनिट पूछा तो आपको पर सेकंड नज़र आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अल्फ़ा होगी। क्वेश्चन 11 है रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। अल्फ़ा ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट, बीटा कंसंट्रेशन ऑफ 3 रिएक्टेंट्स, चार्ली कंसंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट्स, या फिर डेल्टा इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। क्वेश्चन 12 है इफ़ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ रिएक्टेंट इंडिकेट अ कांस्टेंट हाफ लाइफ देन द ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्शन इज़। कहता है कि किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ गिवन है और वो क्या इंडिकेट कर रहा है, कांस्टेंट हाफ लाइफ। तो आप बता दें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हाफ लाइफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ये आपको हाफ लाइफ नज़र आ रही है, यहाँ पे एन से मुराद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और ए यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है, फिर से एन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और उसमें से -1 कर देना है। तो अब ये एक जनरल फार्मूला है, ये जो आपको फर्स्ट में गिवन है। अब क्वेश्चन के अंदर उसने क्या कहा कि किसी भी रिएक्टेंट का एक ग्राफ है कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, और वो कांस्टेंट हाफ लाइफ को शो कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर को देख लेते हैं कि उस केस में क्या होता है। यहाँ पे एन की जगह पे 1 लिख दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और यहाँ ए इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसका आपने देख लिया n-1 होता है, और n से मुराद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो n की जगह पे 1 लिख दिया, तो 1-1। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये आपको नज़र आ रहा है कि हाफ लाइफ 1 ओवर इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 0। तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ की पावर के अंदर अगर 0 हो तो आप उसको मैथमेटिक्स में 1 के इक्वल लिखते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ए जितनी मर्ज़ी हो जाए, उसकी जब पावर के अंदर 0 आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में, तो ये 1 नहीं रहेगी। तो इसीलिए आप कहेंगे कि इस केस में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो आपकी हाफ लाइफ है वो भी कांस्टेंट रहेगी। वाज़ेह है, इन्वर्स रिलेशन है। अगर कोई चेंज आ रहा होता इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी ए के अंदर, तो फिर तो आप कह सकते थे, यानी इन्वर्स रिलेशन है, अगर ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो रही होती तो हाफ लाइफ आप कह देते कम हो रही है, या अगर ये इनिशियल कंसंट्रेशन कम हो रही होती तो आप कहते हाफ लाइफ ज़्यादा है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के केस में आपने ये देख लिया, यहाँ पे एन की वैल्यूज़ आप पुट करके देख लें जनरल फार्मूला में, तो आपको नज़र आएगा कि आप जितनी भी कंसंट्रेशन हो इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ उस पर डिपेंड नहीं करती फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में। तो इसलिए जो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ आपको ऑब्टेन होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में, उसमें हाफ लाइफ आपको
कांस्टेंट नज़र आएगी। तो क्वेश्चन के अंदर भी यही बात वो पूछ रहा था कि कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ कांस्टेंट हाफ लाइफ को शो कर रहा है, तो आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो आपने देख लिया कि फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है। क्वेश्चन 13 है, द हाफ लाइफ ऑफ N2O5 इज़ 24 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सैम्पल ऑफ N2O5 टू डिके टू 25% ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसनट्रेशन। कहता है कि N2O5 की हाफ लाइफ 24 मिनट्स है। तो कहता है कि अगर आपको एक ओरिजिनल सैम्पल दिया जाए N2O5 का, तो कितने टाइम के बाद उसकी 25% कंसनट्रेशन बच जाएगी ओरिजिनल कंसनट्रेशन की निस्बत। यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कि N2O5 का 100% सैम्पल पड़ा हुआ है और एक हाफ़ लाइफ गुजरती है और उसके बाद उसका 50% रह जाता है, और उसके बाद सेकंड हाफ़ लाइफ गुजरती है, तो सेकंड हाफ़ लाइफ के बाद कितना बच जाएगा, 25%। तो आपने क्या देखा कि दो हाफ़ लाइफ गुजरने के बाद 25% सैम्पल का, ओरिजिनल सैम्पल का 25% बच जाता है। तो अगर एक हाफ़ लाइफ 24 मिनट्स की है, तो टू हाफ़ लाइफ्स यानी 24 + 24 48 मिनट्स के बाद आपके पास 25% कंसनट्रेशन बच जाएगी ओरिजिनल कंसनट्रेशन की निस्बत। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डेल्टा होगी। क्वेश्चन 14 है, द रेट कांस्टेंट K इज़ 0.693 पर मिनट, द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी 1 मिनट, 2 मिनट, 0.693 मिनट या 4 मिनट। तो यहाँ पे आपको हाफ लाइफ के रिलेशंस नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात है। यहाँ पे आपको जो 1 नज़र आ रहा है, ये फ़र्स्ट ऑर्डर को शो कर रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो किस चीज़ के इक्वल होती है, 0.693 डिवाइडेड बाय K। इस तरह से सेकंड ऑर्डर के अंदर यहाँ पे 2 आपको सेकंड ऑर्डर शो कर रहा है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ ये 1/KA की इक्वल होती है। इस तरह से आगे थर्ड ऑर्डर की वो भी आपके सामने लिखी हुई है। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर उसने फ़र्स्ट ऑर्डर की बात की कि फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और K की वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है और वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, तो हाफ़ लाइफ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो K की वैल्यू उसने क्वेश्चन के अंदर कितनी दी थी, वो भी 0.693 थी, ऊपर भी 0.693 है, तो ये कट जाएंगे और आंसर 1 आएगा। मज़ीद मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। उसी तरह से ये 1 यहाँ पे फ़र्स्ट ऑर्डर को शो कर है। फ़र्स्ट ऑर्डर की हाफ़ लाइफ क्या फार्मूला है, 0.693 डिवाइडेड बाय K की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, या आपने पुट की तो इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और पीछे 1 बच गया। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अल्फ़ा होगी कि 1 मिनट उसका हाफ़ लाइफ होगी। क्वेश्चन 15 है, अकॉर्डिंग टू कुलेयन थ्योरी ऑफ बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन इन गैस फेज, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कुलेयन इज़ नाउन एज हीट ऑफ रिएक्शन, हैज़ नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो आपको पता है कि मालिक्यूल्स के दरमियान इफेक्टिव कुलेयन स्टार्ट करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगी। क्वेश्चन 16 है, इफ़ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ वेरी लो, द रेट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन इज़ ऑब्जर्व टू बी वेरी हाई बिकॉज। अल्फा ऑप्शन में कहता है रिएक्शन प्रोसीड विदाउट एनी ट्रांजिशन स्टेट, बीटा नंबर ऑफ एफिशिएंट और फ्रूटफुल कुलेयन इंक्रीज, चार्ली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम इररेलेवेंट, या फिर डेल्टा मालिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स मूव स्लोली। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। किस तरह से ज़्यादा है ये आपने बताना है। यहाँ पे आपको 2 ग्राफ नज़र आ रहे हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का है। यहाँ से मैं कोई एक ग्राफ उठा लेता हूँ। पहले ग्राफ पे बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। आपने मेन यहाँ पे क्या समझना है कि एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल है रिएक्शन के अंदर। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक्स एक्सिस ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है और वाई एक्सिस पे एनर्जी आपको गिवन है। अब यहाँ पे आपको रिएक्टेंट नज़र आ रहे हैं और ये इस तरह से आपको लाइन ऊपर नज़र आ रही है। यहाँ पे कहता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद ये एंड पे आपको प्रोडक्ट नज़र आ रही है। अब आपने ये देखना है कि रिएक्टेंट किस तरह से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। रिएक्शन इसी चीज़ को कहा जाता है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्जन को। अब आपने कुलेयन थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा कि कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए मालिक्यूल्स के दरमियान इफेक्टिव कुलेयंस का होना ज़रूरी है। अगर कुलेयन नहीं होगी मालिक्यूल्स के दरमियान तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते। अब वो इफेक्टिव कुलेयंस मालिक्यूल के दरमियान, रिएक्टेंट के मालिक्यूल्स के दरमियान इफेक्टिव कुलेयन करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहा जाता है। यहाँ पे आपको रिएक्टेंट नज़र आ रहे हैं, मैं इसको ज़रा जूम कर देता हूँ। ये रिएक्टेंट्स हैं। ये रिएक्टेंट्स ऐसे ही पड़े रहेंगे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे, रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा अगर आप एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे EA आपको नज़र आ रहा है, ये दरअसल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को शो कर रहा है। तो आपने एनर्जी प्रोवाइड की तो ये रिएक्टेंट को आप एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी लेवल यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। ये वाई एक्सिस पे मैंने आपको बताया कि एनर्जी आपको गिवन है, तो एनर्जी लेवल बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ तक एक पॉइंट आ गया, कहता है कि इसको ये एक्टिवेशन कम्प्लेक्स है।
इससे पहले आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं, रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, उनके दरमियान कुलेंस हो रही हैं, लेकिन इफ़ेक्टिव कुलेंस अभी तक आपको ऑब्टेन नहीं हुई। ये कब जाके आपको इफ़ेक्टिव कुलेंस ऑब्टेन होगी? जब एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है। ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स ये बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, और ये किस चीज़ को शो कर रहा होता है? इफ़ेक्टिव कुलेंस को, कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स के जो मालिक्यूल्स हैं उनके दरमियान इफ़ेक्टिव कुलेंस का आगाज़ हो जाता है। तो ये एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद ये रिएक्टेंट के मालिक्यूल्स के दरमियान इफ़ेक्टिव कुलेंस स्टार्ट होती है। किस पॉइंट पे? एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स के पॉइंट पे। और ये जितनी एनर्जी यहाँ पे लगी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये EA यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी है। तो इफ़ेक्टिव कुलेंस स्टार्ट करवाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। तो ये आपने एक्टिवेशन एनर्जी दी, तो अब रिएक्शन प्रोसीड होना स्टार्ट हो गया। यानी कि जब एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है उससे पहले रिएक्टेंट के दरमियान कुलेन हो रही होगी, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर चीज़ें कन्वर्ट नहीं हो रही होती, क्योंकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए इफ़ेक्टिव कुलेंस का होना ज़रूरी है, और वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनने के बाद स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पे ये कम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद इफ़ेक्टिव कुलेंस होंगी और ये रिएक्टेंट्स आगे आपको नज़र आ रहा है कि प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स के बाद ये जो सारी चीज़ आपको नज़र आ रही है, रिएक्शन प्रोसीड होता नज़र आ रहा है, चीज़ें प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं। तो अब मेन पॉइंट मैंने आपको क्या बताना है कि एक्टिवेशन एनर्जी का एक रोल तो आपको समझ आ गया कि आप ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब कुलेन होगी मालिक्यूल्स के दरमियान और तब रिएक्शन प्रोसीड होगा। अब ये एनर्जी कम ज़्यादा होगी तो क्या होगा? अब जिस तरह से उसने कहा, क्वेश्चन के अंदर भी कहा कि कम हम एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, तो किस तरह से ज़्यादा है? तो ये चीज़ मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि ये किसी भी सब्सटेंस का ये रिएक्टेंट आपको नज़र आ रहे हैं, और इस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है सब्सटेंस की वो ज़्यादा है। मसलन इसका एक्टिवेशन कम्प्लेक्स यहाँ पे जाके बनता है ऊपर। तो जो पिछला रिएक्शन आपने देखा उसके अंदर एक्टिवेशन कम्प्लेक्स यहाँ पे बन गया था, उसके अंदर आपने इतनी सारी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड की, एक्टिवेशन कम्प्लेक्स बना, उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड हुआ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया इस तरह से। लेकिन अब जो रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। ये आपको यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी नज़र आ रही है, यहाँ पे आपने उससे ज़्यादा एनर्जी दी एक्टिवेशन एनर्जी, तब यहाँ पे जाके एक्टिवेशन कम्प्लेक्स बना। तो अब इसका एक्टिवेशन कम्प्लेक्स ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ एक्टिवेशन कम्प्लेक्स से, और यहाँ से चीज़ें आगे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगी। तो अब आप खुद गौर करें कि ये जो पहला रिएक्शन आपको नज़र आ रहा था जहाँ पे एक्टिवेशन कम्प्लेक्स इस पॉइंट पे बना, यहाँ से रिएक्शन आगे प्रोडक्ट के अंदर चीज़ें कन्वर्ट हुई, ये जल्दी होगा, या फिर ये जिसका एक्टिवेशन कम्प्लेक्स ऊपर नज़र आ रहा है ये जल्दी होगा? वाज़ेह है, जिसका एक्टिवेशन कम्प्लेक्स जल्दी बना, ये वाला जो है ये जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, और जिसका एक्टिवेशन कम्प्लेक्स लेट बना उसका रेट ऑफ रिएक्शन इसकी निस्बत कम होगा, क्योंकि उसको आपने एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा दी, उसके दरमियान इफ़ेक्टिव कुलेंस करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर थी, वो आपने दी, तब जाके काफ़ी टाइम के बाद एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना, और फिर उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड हुआ और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हुए। तो ये आपने याद रखना है कि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, और जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा और उतना रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बीटा होगी कि नंबर ऑफ़ एफिशिएंट और फ्रूटफुल कुलेन या इफेक्टिव कुलेन इंक्रीजेस। तो ये जितनी कुलेन ज़्यादा होंगी, यानी कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी पे ये कुलेन ज़्यादा हो गई, जल्दी से एक्टिवेशन कम्प्लेक्स बन गया और जल्दी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम और रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। क्वेश्चन 17 है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? अल्फा ऑप्शन है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ लेस दैन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बीटा द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन इज़ सेम। चार्ली द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज़ लेस दैन दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और डेल्टा द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज़ मोर दैन दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहे हैं ये किस तरह से ये वाले ग्राफ आए हैं। तो आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसके अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है, और एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें रिएक्शन में एनर्जी हमें देनी पड़ती है, अब्जॉर्ब हो रही होती है। अब पहला जो रिएक्शन है कहता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे? यहाँ पे आप गौर करें, ये रिएक्टेंट है और ये आपको प्रोडक्ट नज़र आ रही है, वाई एक्सिस पे एनर्जी आपको नज़र आ रही है। तो अब आप गौर करें यहाँ पे, तो जो रिएक्टेंट हैं ये आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये इस पॉइंट पे इसका एनर्जी लेवल ये है, और उसके बाद रिएक्शन होता है, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है, ये सारी मैं डिटेल पहले बात कर चुका हूँ। उसके बाद रिएक्शन मुकम्मल होता है, प्रोडक्ट बनती है। अब ये जो प्रोडक्ट बनी है इसका एनर्जी लेवल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, रिएक्टेंट की निस्बत इसका एनर्जी लेवल कम है। तो अब ये जो एनर्जी गैप है, यानी रिएक्टेंट के अंदर जितनी एनर्जी थी वो सारी एनर्जी प्रोडक्ट के अंदर नहीं आई,
प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, तो ये दरमियान वाली एनर्जी कहाँ गई? तो ये दरअसल रिएक्शन के अंदर रिलीज़ हो जाती है। तो इसलिए जो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, और आपने उसको जब लिखना है ग्राफ के अंदर तो रिएक्टेंट ऊपर आपको नज़र आता है और प्रोडक्ट नीचे नज़र आती है। इस तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन सेकंड ग्राफ आप देखें, उसमें आपको यहाँ पे रिएक्टेंट नज़र आ रहा है, उसके बाद रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट बनती है। अब वहाँ पे आप गौर करें तो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ज़्यादा है, रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल कम है। तो अब ये जो एनर्जी गैप है ये किस चीज़ का है? ये एनर्जी अब्ज़ॉर्ब हुई, यानी कि रिएक्टेंट के अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी जितनी प्रोडक्ट के अंदर है। तो बाकी एनर्जी प्रोडक्ट के अंदर कहाँ से आई? वो रिएक्शन के अंदर दरअसल अब्ज़ॉर्ब हुई, हमें वो एनर्जी देनी पड़ी, इसलिए वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब क्वेश्चन के अंदर वो स्पेसिफिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा था कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी की मेजरमेंट आपने बतानी है फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के नतीजे में कितनी होगी। तो यहाँ पे आप गौर करें, फ़र्ज़ कर लें ये रिएक्टेंट है और फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ और इसके नतीजे में ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुए, ये आपको प्रोडक्ट नज़र आ रही है। तो इस केस में आपको एक्टिवेशन एनर्जी कितनी नज़र आ रही है? ये सारा ये रिएक्टेंट, ये आपको रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल नज़र आ रहा है और ये आपको एक्टिवेशन एनर्जी इतनी देनी पड़ी। आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? इफ़ेक्टिव कोलिजन्स ऑब्टेन करने के लिए या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाने के लिए रिक्वायर होती है, उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो यहाँ पे अब रिएक्टेंट से लेके एक्टिवेशन कम्प्लेक्स तक ये जो एनर्जी है ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो उसमें आप यहाँ पे प्रोडक्ट को एज अ रिएक्टेंट यहाँ पे अब कंसीडर करें, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन है तो अब ये रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट करेगी और रिएक्शन बैक जाएगा। अब ये रिएक्टेंट हैं, इन्होंने एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाना है, तब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्जन होनी है। तो इन रिएक्टेंट्स को कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी? एक्टिवेशन कम्प्लेक्स तो यहीं पे रहेगा, आपको पता है ये, और यहाँ पे अब आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये बैकवर्ड रिएक्शन में आपको एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बन जाएगा। उसके बाद आपको नीचे प्रोडक्ट, अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट आपको नज़र आ रहा है बैकवर्ड रिएक्शन के केस में ये प्रोडक्ट होगी। तो अब आपने क्या देखा कि फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर थी जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे। बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर यही प्रोडक्ट रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट की, और इसने जब एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स तक पहुंची तो इसके लिए सिर्फ इतनी सी आपको एनर्जी रिक्वायर थी और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बन गया, और उसके बाद आगे ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्जन हो गई। तो आप क्या कहेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में जब हम बात कर रहे होंगे तो उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होती है और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। तो क्वेश्चन के अंदर भी उसने इसी हवाले से पूछा था। अब ज़रा ऑप्शंस पे गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे चार्ली ऑप्शन पे गौर करें तो क्या कहता है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज़ लेस दैन दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये चीज़ आपने वहाँ पे देख ली कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड में ज़्यादा होती है और बैकवर्ड रिएक्शन में कम होती है, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन में जल्दी से एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बन जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चार्ली होगी। क्वेश्चन 18 है, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट कैटलिस्ट इज़ यूज टू अल्फ़ा लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, बीटा इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, चार्ली लोअर द pH, या फिर डेल्टा डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अदर रिएक्टेंट्स। तो कैटलिस्ट का आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है, और मैं आपको डिटेल से बता भी चुका हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे ज़्यादा होगा। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है उतना एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स या इफेक्टिव कोलिजन जल्दी ऑब्टेन हो जाती हैं और उतना रिएक्शन जल्दी से प्रोसीड करता है। तो वही बात यहाँ पे होगी, जब ये नॉर्मली फ़र्ज़ कर लें रिएक्शन हो रहा है और विदाउट एनी कैटलिस्ट, तो आपका जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है फ़र्ज़ करें वो यहाँ पे बन रहा है। लेकिन जब आप कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है कि वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स अगर वहाँ पे बन रहा था तो कैटलिस्ट अगर आपने फ़र्ज़ करें इस्तेमाल किया तो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स यहाँ पे जल्दी से बन गया और जल्दी से रिएक्शन प्रोसीड हुआ और प्रोडक्ट के अंदर चीज़ें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। तो कैटलिस्ट का ये रोल होता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को ज़्यादा करता है। क्या मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को ज़्यादा करने का? कि जल्दी से चीज़ें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं। और वो कन्वर्जन कहाँ से स्टार्ट होती है मैं डिटेल से पहले बात कर चुका हूँ। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है, और कब बनता है? जब इफेक्टिव कोलिजन्स होती हैं। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है इसको कि एक्टिवेट हो जाते हैं मॉलिक्यूल, तो उसके बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्जन स्टार्ट होती है, ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अल्फ़ा होगी कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है और रेट ऑफ रिएक्शन उसकी वजह से ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन 19 है, इन सम रिएक्शंस अ प्रोडक्ट फॉर्म एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड नेगेटिव कैटालिसिस, एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट, हेट्रोजीनस कैटालिसिस या ऑटो कैटालिसिस। तो रिएक्शन की प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रही है, तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा होगी, ऑटो कैटालिसिस। क्वेश्चन 20 है, चूज़ द टाइप ऑफ कैटालिसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है और कहता है कि किस टाइप की
कैटालिसिस है, होमोजीनस कैटालिसिस, हेट्रोजीनस, बायोलॉजिकल या गैस कैटालिसिस। तो आपको पता है कि अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों एक ही फेज़ में हों तो वो होमोजीनस कैटालिसिस होती है, और अगर रिएक्टेंट्स और जो आपका कैटलिस्ट है उनकी डिफरेंट फेजेस हों तो वो हेट्रोजीनस कैटालिसिस होती है। क्या मतलब है फेजेस का, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि रिएक्टेंट भी गैस फेज़ के अंदर है और आपका जो कैटलिस्ट NO इस्तेमाल हो रहा है वो भी गैस फेज़ के अंदर है। तो अब इस केस में क्या है कि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों ही सेम फेज़ के अंदर हैं, ठीक है। फेज़ से मुराद सॉलिड फेज़, लिक्विड फेज़, गैस फेज़। तो अगर एक ही फेज़ के अंदर हैं, अगर रिएक्टेंट सॉलिड फेज़ में है, कैटलिस्ट भी सॉलिड फेज़ में है, तो होमोजीनस है। और अगर डिफरेंट फेजेस हैं, मसलन सॉलिड फेज़ के अंदर है रिएक्टेंट लेकिन लिक्विड फेज़ के अंदर है जो आप कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस केस में इसको क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस कैटालिसिस। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अंदर आपको रिएक्टेंट भी गैस फेज़ के अंदर नज़र आ रहे हैं और कैटलिस्ट भी गैस फेज़ में नज़र आ रहा है, तो ये होमोजीनस कैटालिसिस की एग्जाम्पल है। करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा होगी। क्वेश्चन 21 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज़ रिप्रेजेंटेशन फॉर मोर रैपिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो ग्राफ्स पे गौर करें, सबसे ज़्यादा मोर रैपिड कैटलाइज्ड रिएक्शन कौन सा होगा जिसमें जो हमने कैटलिस्ट इस्तेमाल किया उसने एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत ज़्यादा कम कर दिया हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा कम हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी उतना जल्दी आपको एक्टिवेशन कम्प्लेक्स मिल जाता है या इफ़ेक्टिव कुलैयन उतनी जल्दी स्टार्ट हो जाती है और उतना जल्दी फिर रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है या कैटलाइज होता है रिएक्शन। तो यहाँ पे चारों ग्राफ्स को आप देखें, अब इसमें उसने किस तरह से दिखाया हुआ है, हर ग्राफ पे गौर करें। तो ऊपर जो उसने ये दिखाया हुआ है ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, यानी ये जो अनकैटलाइज्ड की ये एक्टिवेशन कम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। और कैटलाइज्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन कम्प्लेक्स ये नीचे जल्दी बन रहा है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ये एक्टिवेशन एनर्जी कैटलाइज्ड की कम है और अनकैटलाइज्ड की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतना जल्दी रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा। तो अब ये कैटलिस्ट के इस्तेमाल होने से ही एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। तो अब आप चारों ग्राफ्स पे गौर करें कि किस ग्राफ के अंदर कैटलिस्ट इस्तेमाल होने से एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो रही है। यहाँ पे आपको अनकैटलाइज्ड और ये कैटलाइज्ड रिएक्शन नज़र आ रहा है और इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी इतनी सी है और अनकैटलाइज्ड में इतनी सी है। चार्ली के अंदर देखें तो ये तकरीबन हाफ हाफ है, कैटलाइज्ड के अंदर हाफ एक्टिवेशन एनर्जी उससे डबल अनकैटलाइज्ड के अंदर, और डेल्टा के अंदर तो कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड का थोड़ा सा ही फ़र्क है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी जो हमने कैटलिस्ट इस्तेमाल किया वो चार्ली के अंदर कर रहा है। चार्ली के अंदर कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और बहुत जल्द ही हमें एक्टिवेशन कम्प्लेक्स मिलता है और वाज़ेह है फिर जल्दी से रिएक्शन आगे कंप्लीट होकर प्रोडक्ट के अंदर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 22 है, रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज़ इंक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज़ यील्ड ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज़ रेट ऑफ रिएक्शन या इंक्रीज़ यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। तो ये आप डिटेल से देख सकते हैं कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को ज़्यादा करता है। क्वेश्चन 24 है, ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल बाय द एंजाइम प्रेजेंट इन द यीस्ट, यूरिएज, इन्वर्टेज, जाइमेज या सुक्रेज। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, जाइमेज।